नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के संडे स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे द सैटेनिक वर्सेस नाम की उस किताब की जो भारत के अंदर 36 साल का बैन झेल रही थी और अब 36 साल के इस बैन को झेलने के बाद में ये किताब भारत के अंदर रिलीज हो चुकी है। और इस किताब के पीछे की क्या कहानी है, ये क्यों बैन हुई, कौन इसके राइटर हैं, उनके खिलाफ लोग क्यों पढ़े हैं और क्या ये किताब, अपन आखिर में ये भी जानेंगे कि क्या ये किताब भारत के अंदर बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का यही कारण है कि दर्शक एक निष्कर्ष तक पहुंचे। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब अपन आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, द सैटेनिक वर्सेस, इसका हिंदी मतलब होता है शैतानी आयतें। इसको लिखा था सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी भारत के ही थे, इनका परिवार कश्मीरी मुसलमान था और बाद में ये जब पैदा हुए थे मुंबई में। इसके बाद जब ये छोटे थे तब इनके ये अपने मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ, परिवार वालों के साथ ये यूके चल जाते हैं और आगे की ज़िंदगी यूके और अमेरिका में ही बिताते हैं। इसके बाद ये ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट बन जाते हैं और खूब सारी किताबें लिखते हैं। इनकी इन किताबों के पीछे इनको कई अवार्ड्स भी मिलते हैं, इनके खूब प्रशंसाएं भी होती है और इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बन जाती है। लेकिन 1988 के अंदर ये किताब लिखते हैं द सैटेनिक वर्सेस। इस किताब के अंदर बताया जाता है कि सलमान रुश्दी प्रॉफिट मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ कई चीज़ें लिखते हैं। इनके खिलाफ कई चीज़ें लिखते हैं जिसके कारण दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो इनसे नाराज़ रहते हैं। दुनिया भर की जो इस्लामिक ताकतें हैं वो इनके खिलाफ फतवे जारी करती हैं और इनकी जान के दुश्मन दुनिया के हर कोने में बैठ जाते हैं। दुनिया के हर कोनों में बैठे इनके जान के दुश्मन इनके ऊपर कई बार लगातार हमले भी करते हैं और इन हमलों को झेलते हुए नॉवलिस्ट जो सलमान रुश्दी हैं वो जिंदा बचते रहते हैं क्योंकि अमेरिका और यूके की पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में रहते हैं। इनकी एक आंख पर हमला हाल ही के दौरान हुआ था जब इनके ऊपर न्यूयॉर्क में एक चाकू लेकर आदमी चढ़ गया था। इसके बाद 1988 आता है जिस दौरान ये किताब लिखते हैं और इसी दौरान राजीव गांधी की सरकार भारत के अंदर थी और राजीव गांधी की सरकार इनकी इस किताब के ऊपर इम्पोर्ट बैन लगा देती है। अब आपको हर जगह देखने को यही मिलेगा, लेकिन इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण ये कि राजीव गांधी मुस्लिम वोट्स को अपने तरफ आकर्षित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया, इसलिए उन्होंने इस किताब के ऊपर बैन लगा दिया। दूसरी बात बताते हैं उस दौरान के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नटवर सिंह, जो कि पहले एक डिप्लोमेट भी थे, वो ये कहते हैं कि उस दौरान गृह मंत्रालय ने ये एडवाइस दी थी कि भाई इस किताब को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बैन कर देना चाहिए। अगर ये किताब बैन नहीं होती है तो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खतरे में रहेगा और उस दौरान हमने इस चीज़ को बैन कर दिया। अब दोस्तों, ये किताब बैन हो चुकी थी 1988 में और इसके बैन के पीछे जो साइनिंग हुई थी, जिस डिपार्टमेंट की साइनिंग हुई थी वो था कस्टम डिपार्टमेंट। क्योंकि ये किताब ऑफिशियली इंडिया के अंदर नहीं थी, इंडिया के अंदर कहीं छप नहीं रही थी। ये किताब अगर इंडिया में मौजूद होगी आज या कल तो वो किताब इंपोर्ट होकर होगी, तो इस पर अगर इंपोर्ट बैन लगाना है तो वो हक जो है कस्टम डिपार्टमेंट के पास ही था और कस्टम डिपार्टमेंट इसके ऊपर इंपोर्ट बैन लगा देता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और साल 2019 आ जाता है जब इस किताब की बार बार चर्चा होती है, कई जगह चर्चा होती है और एक समय अब ऐसा आ चुका है जब ये जो किताब है आसानी से मार्केट के अंदर, दिल्ली के अंदर मौजूद है। अब आपके मन में सवाल आएगा, जब इसके ऊपर 1988 में कस्टम डिपार्टमेंट बैन लगा चुका है तो ये किताब आज मौजूद कैसे है। तो इसके पीछे की एक और इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताता हूं और आपको पता चलेगा कि इसके पीछे बीजेपी का कोई हाथ ही नहीं है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? तो इसके पीछे हाथ है संदीपन खान नाम के एक आदमी का, जो साल 2019 में इस किताब को पढ़ने की मांग उठाता है। जब ये किताब को पढ़ने की मांग उठाता है तो इसके पास ऑप्शन होता है कि किताब को इंपोर्ट करे और बाद में इसको पता चलता है कि भाई कहीं पे भी ऑफिशियली मेंशनड ही नहीं है और मेरे को तो अब पता चल रहा है कि ये किताब बैन हो चुकी है। ये किताब बैन हो चुकी है और ये हाई कोर्ट जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट जाता है और एक पेटिशन डाल देता है कि भाई मेरे को तो ये किताब पढ़नी है, कहीं पे भी ऑफिशियली ये चीज़ मौजूद नहीं है कि किताब बैन हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूँ। दिल्ली हाई कोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाता है और ये पूछता है कि भाई आप वो उस दौरान 1988 का जो नोटिफिकेशन आपने निकाला था इस किताब को बैन को लेकर, वो कोर्ट के अंदर पेश कर दीजिए, फिर हम आगे देखें आगे करना क्या है। अब मेन इंटरेस्टिंग बात यहाँ आती है दोस्तों कि जब ये पता चलता है कि कस्टम डिपार्टमेंट के पास ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन ही नहीं था, यानी कि बिना नोटिफिकेशन के उस दौरान इस किताब को बैन कर दिया गया था। अब इसके पीछे की उस दौरान क्या कहानी है, तो कोई इंक्वायरी होगी तो ही पता चले पाएगा, लेकिन उस वक्त की तो क्या इंक्वायरी हो सकती है ये भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेन बात यह है कि उस दौरान का कोई भी नोटिफिकेशन कस्टम डिपार्टमेंट के पास नहीं था और दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि भाई
वो नोटिफिकेशन ही अनट्रेसेबल है, तो फिर इस किताब को बैन क्यों कर रखा है, इस किताब के इंपोर्ट पर बैन क्यों लगा रखा है, तो इस किताब के इंपोर्ट पर अब बैन हटा दिया जाए। लेकिन दोस्तों इस बीच बीबीसी एक रिपोर्ट छापता है, बीबीसी लिखता है कि भाई इंडिया के जो कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उन्होंने उस नोटिफिकेशन को ही मिसप्लेस कर दिया, और उसके बाद में ये कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि भाई ये जो नोटिफिकेशन हमारे पास तो है ही नहीं, और इस तरीके से जो है यहाँ पर इंपोर्ट बैन जो लगा हुआ था द सैटेनिक वर्सेस पे, ये हट जाता है, इसके ऊपर से इंपोर्ट बैन हटा देता है। और अब ये किताबें जो हैं आसानी से दिल्ली के मार्केट में अवेलेबल हैं, दिल्ली की जो आम जनता है वो इनको जाकर खरीद सकती है और इसको जाकर पढ़ भी सकती है। मेन बात अब यहाँ ये निकल कर आती है कि फरवरी 2025 में दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और क्या ये किताब बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। तो देखो इसके अंदर बीजेपी का कोई रोल नहीं था, संदीपन खान एक अकेला आदमी था जिसने पिटीशन लगाई और इस पर इंपोर्ट बैन हटा दिया। तगड़ी बात यह है कि इस पर तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के द्वारा लगा हुआ कोई बैन था ही नहीं, तो पहली बात तो बैन लग कैसे गया था 1988 में। दूसरी बात ये निकल कर आती है इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, लेकिन बीजेपी इसको अच्छी तरीके से फायदा उठाएगी, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगी। वो इसलिए क्योंकि हमने आपको अपनी पुरानी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था जिसके अंदर अब आपको ये बता रहे थे कि भाई बीजेपी हो सकता है नुपुर शर्मा को दिल्ली चुनाव के बीच में ले आए और फायदा लेने की कोशिश करें हिंदू वोटर्स का, और दूसरी तरफ सैटेनिक वर्सेस में मार्केट में उतर चुकी है दिल्ली मार्केट में। तो अब मेन कॉमन चीज़ क्या देखने को मिलती है नुपुर शर्मा और द सैटेनिक वर्सेस के बीच में, वो ये है पैगंबर मोहम्मद के इंसल्ट। दोनों ही जनों पर आरोप है कि इन सैटेनिक वर्सेस किताब के अंदर ये मेंशन्ड है, ये जो इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं लोग उनका ये कहना है कि भाई इस किताब के अंदर जो पैगंबर मोहम्मद है उनका अपमान किया जा रहा है, और नुपुर शर्मा पर भी ये आरोप है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। तो क्या बीजेपी इस कॉमन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए चुनाव के अंदर जीत हासिल कर पाएगी या चुनाव के अंदर इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएगी, ये देखना होगा। और आखिर में इसी के साथ ही सवाल यही उठता है कि क्या भारत के अंदर इस तरीके की किताबें लाना ठीक है या नहीं है, क्योंकि भारत एक सेकुलर स्टेट है, भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भारत के अंदर कई बॉलीवुड फिल्म्स ऐसी बनती हैं जिसके अंदर हिंदू देवी देवताओं का अच्छी तरीके से अपमान किया जाता है, और वो उनसे जब सवाल किया जाता है तब ये बॉलीवुड के फिल्म निर्माता ये कहते हैं कि भाई भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और हिंदू कई जगह चुपचाप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये किताब जो मार्केट में जाएगी और मुसलमानों को ये कहा जाएगा कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस देश के अंदर, तो क्या भारत के मुसलमान इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आखिर में सोचने वाली बात यही है दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें,